नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बिटकॉइन की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं हाँ, क्योंकि हाल ही में इसकी कीमत में एक बड़ी गिरावट आई। और हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है बिटकॉइन की अस्थिरता, सैमलर के MSCI इंडेक्स चेतावनी। और आज का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि बिटकॉइन क्यों गिरा, हम उन छिपे हुए तारों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो बाजार को कंट्रोल करते हैं, है ना? बिल्कुल। अक्सर असली कहानी हेडलाइन में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के कह सकते हैं बैकरूम्स में होती है। सही बात है। देखिए, दिसंबर के मध्य में बिटकॉइन $90,000 के नीचे चला गया था। हाँ, जो 2 हफ्तों का सबसे निचला स्तर था। और पहली नजर में तो यही लगता है कि ठीक है, ये तो बाजार है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन हमारे सोर्सेज कुछ और ही इशारा कर रहे हैं कि ये सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज था। असली कहानी कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसे परत दर परत समझते हैं। इस गिरावट के पीछे सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, सोर्स के हिसाब से इसका जो इमीडिएट ट्रिगर था वो था ग्लोबल टेक स्टॉक्स में जोरदार सेलिंग। अच्छा। मतलब सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा टेक सेक्टर ही दबाव में था। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के शेयर्स गिर रहे थे। एक मिनट, यहाँ पर मुझे एक सवाल पूछना है। मुझे तो लगा था कि बिटकॉइन का पूरा पॉइंट यही है कि वो इन सब चीजों से अलग है। लोग इसे डिजिटल गोल्ड कहते हैं, एक ऐसी चीज जो ट्रेडिशनल मार्केट्स के उतार चढ़ाव से इम्यून हो। तो फिर सिलिकॉन वैली में जुकाम आने पे बिटकॉइन को छींके क्यों आने लगी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यही आज की चर्चा का केंद्र भी है। देखिए, कुछ साल पहले तक यह बात सही थी, या कम से कम मानी तो जाती थी। हाँ। लेकिन अब बिटकॉइन इतना मेनस्ट्रीम हो चुका है कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स, पेंशन फंड्स और कॉरपोरेशंस सब इसमें पैसा लगा रहे हैं। अच्छा। बनता है जैसे अभी बना हुआ था। पर डर का माहौल क्यों था? उसकी 2 मुख्य वजह थी। पहले, एलिवेटेड वैल्यूएशंस। आसान भाषा में कहें तो निवेशकों को लग रहा था कि टेक कंपनियों के शेयर जरूरत से ज्यादा महंगे हो गए हैं। मतलब एक बबल जैसा बन रहा है। ठीक है। और दूसरी वजह? दूसरी चिंता थी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो रहा आक्रामक खर्च। कंपनियां AI पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को शक था कि इसका फायदा कब और कितना मिलेगा। और इन सब के ऊपर US फेडरल रिजर्व का भी कुछ मामला था। बिल्कुल, US फेड अगले साल क्या करेगा, इसे लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। और जब बड़े इन्वेस्टर्स को डर लगता है तो वे सबसे पहले अपना पैसा सबसे जोखिम वाली जगहों से निकालते हैं, और उनकी लिस्ट में बिटकॉइन अभी भी सबसे ऊपर है। अच्छा। तो वो टेक स्टॉक्स के साथ साथ बिटकॉइन भी बेचने लगते हैं। इसलिए अब बिटकॉइन पारंपरिक बाजार से इतना जुड़ गया है कि एक की परेशानी दूसरे की बन जाती है। मतलब डिजिटल गोल्ड वाली थियरी असल दुनिया के दबाव में थोड़ी, कह सकते हैं, कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई पहली परत। पूरा बाजार ही घबराया हुआ था और बिटकॉइन भी उसी लहर में नीचे आ गया। ये समझ में आता है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज था। हमारे सोर्सेज एक बहुत ही स्पेसिफिक खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक चेतावनी जो एक बहुत बड़े नाम की तरफ से आई और जो सुनने में काफी डरावनी है। ये क्या मामला है? हाँ, यहाँ से कहानी असली मोड़ लेती है। ये चेतावनी आई माइकल सेलर की तरफ से। माइकल सेलर, स्ट्रैटेजी कंपनी के चेयरमैन? बिल्कुल। और ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट होल्डर है बिटकॉइन की। उनके पास अरबों डॉलर के बिटकॉइन हैं। हाँ, वो क्रिप्टो की दुनिया में एक तरह के सेलिब्रिटी हैं। और जब वो कुछ बोलते हैं तो पूरा बाजार सुनता है। तो उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो बहुत गंभीर थे। उन्होंने चेतावनी दी अराजकता, भ्रम और बेहद हानिकारक परिणामों की। वो chaos, confusion, profoundly harmful consequences। ये तो किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसा नहीं, बल्कि किसी डिजास्टर मूवी के ट्रेलर जैसा लग रहा है। हाँ हाँ। क्या वो बड़ा चढ़ाकर बोल रहे थे या खतरा वाकई इतना बड़ा है? देखिए, उनका डर बिल्कुल असली था और उसका कारण था MSCI। MSCI? हाँ। ये नाम मैंने सुना तो है, पर थोड़ा सा साफ साफ बताएंगी कि ये है क्या और इनके पास इतनी ताकत कहाँ से आई? मतलब ये कोई सरकारी संस्था तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई सरकारी संस्था नहीं है और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। MSCI का मतलब है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। ओके। इसे आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की दुनिया का आर्किटेक्ट समझ सकते हैं। ये कंपनी दुनिया भर के शेयर बाजारों के लिए इंडेक्स बनाती है, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 है, या अमेरिका में S&P 500। बिल्कुल वैसी MSCI के अपने ग्लोबल इंडाइसेस हैं। ठीक है, तो वे एक लिस्ट बनाते हैं। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है?
बड़ी बात यह है कि दुनिया के खरबों डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इनकी बनाई लिस्ट को आंख बंद करके फॉलो करते हैं। क्या मतलब? मतलब जितने भी बड़े पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs हैं, उनका पैसा ऑटोमेटेड तरीके से उन्हीं कंपनियों में लगता है जो MSCI के इंडेक्स में शामिल हैं। वो खुद से दिमाग नहीं लगाते। अच्छा। अगर MSCI ने किसी कंपनी को अपनी लिस्ट में रखा है तो ये फंड्स उसे खरीदेंगे। अगर MSCI किसी को बाहर कर देता है तो वो उसे बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अरे वाह, मतलब MSCI के पास किसी भी कंपनी के लिए एक लाइक या डिसलाइक बटन जैसा कुछ है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और जिसे दबाते ही अरबों डॉलर या तो उस कंपनी में आ जाते हैं या उससे निकल जाते हैं। हाँ। और MSCI एक नए नियम पर विचार कर रहा था। प्रस्ताव ये था कि वे उन सभी कंपनियों को अपने ग्लोबल इंडिसेस से बाहर कर देंगे किन कंपनियों को? जिनकी कुल संपत्ति का 50% से ज्यादा हिस्सा क्रिप्टो में लगा हुआ है। और माइकल सेलर की कंपनी स्ट्रेटजी एट, वो तो इसी कैटेगरी में आती है। एग्जैक्टली। उनके पास तो बिटकॉइन का भंडार है। हाँ, स्ट्रैटेजी आइट इस नियम के निशाने पर सीधे सीधे थी। इसीलिए माइकल सेलर अराजकता और भ्रम जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। समझ गया। अगर उनकी कंपनी MSCI जैसे बड़े इंडेक्स से बाहर हो जाती तो ये उनके लिए एक जबरदस्त झटका होता, और यही डर बाजार में एक अतिरिक्त दबाव बना रहा था जिसने बिटकॉइन की गिरावट को और तेज कर दिया। तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? मान लीजिए MSCI ये नियम लागू कर देता है और स्ट्रैटेजी एट को इंडेक्स से निकाल दिया जाता है, तो क्या होता? क्या सिर्फ उनकी कंपनी के शेयर गिरते? यहीं पर डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर MSCI यह कदम उठाता, हाँ, तो हो सकता है कि दूसरे इंडेक्स प्रोवाइडर्स जैसे S&P या FTSE भी देखा देखी ऐसे ही नियम बना लेते। और अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो अकेले स्ट्रैटेजी के स्टॉक से सोचिए लगभग $8.8 बिलियन का आउटफ्लो हो सकता था। 8.8 बिलियन डॉलर, ये तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन ये आउटफ्लो शब्द, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए स्ट्रैटेजी दुनिया के सबसे बड़े रेडियो स्टेशन यानी MSCI की प्लेलिस्ट पर है। ठीक है। अब अचानक वो रेडियो स्टेशन फैसला करता है कि वो स्ट्रैटेजी का गाना नहीं बजाएगा। हाँ। तो क्या होता है? तो जितने भी छोटे रेडियो स्टेशन उसे कॉपी करते थे, उन्हें भी वो गाना हटाना पड़ेगा। बिल्कुल, यही है $8.8 बिलियन का आउटफ्लो। ये कोई मर्जी से नहीं कर रहा। इंडेक्स से बाहर होने का मतलब है कि इन बड़े फंड्स को मजबूरी में स्ट्रैटेजी के शेयर बेचने ही पड़ेंगे। इट्स अ फोर्स्ड फायर सेल ऑन अ मैसिव स्केल। एग्जैक्टली। समझ गए। उन्हें नियम के तहत बेचना ही पड़ता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? नहीं, ये सिर्फ स्ट्रैटेजीज के स्टॉक की बात नहीं है। इसका बिटकॉइन से क्या लेना देना? लेना देना ये है कि स्ट्रैटेजी कोई आम कंपनी नहीं है, वो बिटकॉइन की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट वेल है, जैसा हमने कहा। जब एक ऐसी कंपनी के $8.8 बिलियन के शेयर्स जबरदस्ती बेचे जाते जिसका पूरा वजूद ही बिटकॉइन पर टिका है, तो निवेशकों में दहशत फैल जाती। लोग सोचते अगर स्ट्रैटेजीज डूब रही है तो शायद बिटकॉइन में ही कोई बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल, और इससे बिटकॉइन की बिकवाली शुरू हो जाती। सिर्फ शुरू नहीं होती, बल्कि सुनामी आ लाती। हाँ, ये क्रिप्टो से जुड़ी सभी संपत्तियों में अस्थिरता को कई गुना बढ़ा देता। तो जो चीज एक बोर्ड रूम में एक टेक्निकल रूल के तौर पर शुरू हुई, वो पूरे क्रिप्टो मार्केट को हिलाकर रख सकती थी। ये हमें दिखाता है कि ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो की दुनिया अब कितनी गहराई से आपस में जुड़ चुकी हैं। सही बात है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब हम बिटकॉइन की कीमत को चार्ट्स पर देखते हैं, ट्रेडर्स की बातें सुनते हैं, लेकिन असली खेल तो कहीं और ही चल रहा है, पर्दे के पीछे। हाँ, एक इंडेक्स प्रोवाइडर का एक नियम जो शायद पर्दे के पीछे बनाया जा रहा है, पूरे बाजार की दिशा तय कर सकता है। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट है। ये उन अदृश्य शक्तियों को उजागर करता है जो बाजार को चलाती हैं। एक सूचकांक का नियम जो ज्यादातर लोगों को एक बोरिंग टेक्निकल डिटेल लगेगा, असल में अरबों डॉलर के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है और बिटकॉइन जैसी संपत्ति की कीमत को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि बिटकॉइन की कीमत सिर्फ कुछ क्रिप्टो ट्रेडर्स की खरीद बिक्री से तय नहीं होती। इसके पीछे की दुनिया बहुत ज्यादा जटिल और आपस में जुड़ी हुई है। हाँ, अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। क्या हैं वो? पहली, बिटकॉइन अब अकेला नहीं चलता, ये एक मिथ है। उसका प्रदर्शन अब टेक मार्केट के सेंटिमेंट और US फेड जैसी संस्थाओं की नीतियों से पूरी तरह जुड़ चुका है। मतलब जब वॉल स्ट्रीट घबराता है तो बिटकॉइन को भी डर लगता है। बिल्कुल। दूसरी बात,
माइकल सेलर की चेतावनी और MSCI के पावर से जुड़ी है। हाँ, दूसरी बड़ी सीख ये है कि फाइनेंशियल इंडिसेस के नियम, जो अक्सर हमारी नज़रों से दूर रहते हैं, बाजार पर एक जबरदस्त और अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकते हैं। हमें लगता है कि बाजार खरीदारों और विक्रेताओं से चलता है, बिल्कुल। लेकिन असल में कई बार बाजार को चलाने वाले ये रूल मेकर्स होते हैं। पपेट मास्टर्स वो नहीं है जो हमें दिखते हैं। और तीसरा तीसरा और सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो के बीच की दीवार अब टूट चुकी है। माइकल सेलर की ये चेतावनी एक वेकअप कॉल है। जो लोग सोचते थे कि बिटकॉइन एक अलग, स्वतंत्र और वॉल स्ट्रीट के नियमों से आजाद दुनिया है, उनके लिए ये एक सबूत है कि ऐसा नहीं है। एक में होने वाली हलचल दूसरे में तूफान ला सकती है। बिल्कुल, वे अब एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करती है, जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। बिल्कुल, और वो सवाल ये है कि अगर MSCI जैसे पारंपरिक वित्तीय सूचकांकों के नियम, जो कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हैं, किसी एक संपत्ति के भाग्य पर इतना बड़ा और सीधा असर डाल सकते हैं, तो क्या आज के इन आपस में जुड़े बाजारों में वाकई में कोई संपत्ति पूरी तरह से स्वतंत्र या विकेंद्रीकृत हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले समय में फाइनेंस की दुनिया को नई रूप से परिभाषित करेगा। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।